एरिस्टोटल ने जो सद्गुण का सिद्धांत है, वर्चू का सिद्धांत है, वो आसमान से उतार के ज़मीन पे ले आए हैं। अब ये यूटोपिया नहीं है, अब प्रैक्टिकल मॉरलिटी हो गई है, क्योंकि एरिस्टोटल प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऊंचे ऊंचे आदर्शों में विश्वास नहीं करते। अब जब ये प्रैक्टिकल में ले आए तो इन्होंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जब हम वर्चू की बात करने लगते हैं तो वर्चू को कैसे हम किस तरह से अपने जीवन में उतारें, समाज में कैसे उतारें। तो एरिस्टोटल जो है वो दो तरह की वर्चू बना देते हैं। कहते वर्चू दो तरह की अलग अलग कर दो, ये नहीं कि आप कहो कि नॉलेज इज़ वर्चू, बल्कि कर दो एक इंटेलेक्चुअल वर्चूज़, एक मॉरल वर्चूज़। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक सद्गुण कौन से होते हैं और मॉरल सद्गुण कौन से होते हैं। तो पहले उसने बौद्धिक सद्गुण को लिया। बुद्धि का क्या धर्म है? बुद्धि का धर्म है विजडम। अब विजडम को बड़ी वर्चू माना है ना प्लेटो ने। 4 वर्चू में जस्टिस सबसे ऊपर है, लेकिन विजडम उसके बाद आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि विजडम जो है उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी नेचर क्या है? सत्य को खोजना। विजडम की नेचर है सत्य को खोजना और पूर्णता को प्राप्त करना। सत्य वही है जो पूर्ण है, तो उस पूर्ण को खोजने में भी ये जो है हमारी इंटेलेक्चुअल वर्चू उधर की तरफ चली जाती है। वो पूर्ण को खोजने में ही अपना सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा मेरिट समझती है। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्चू के आदमी हैं वो ट्रुथ की तरफ खोजते हैं, जो अनट्रू है उसकी तरफ नहीं आते हो। अब ये ट्रुथ की तरफ जो खोजने वाले लोग हैं ये तो उधर ही जाएंगे जहाँ प्लेटो के आइडियाज़ हैं, क्योंकि परफेक्शन को जो खोज रहा है वो संसार की जो चीज़ें इम्परफेक्ट है उनकी तरफ नहीं जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल वर्चू जो है वो वर्चू है उन लोगों की जो पूर्ण को खोजने में लगे हुए हैं, और जितना वो पूर्ण को खोजते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा वर्चुअस, उतना ही ज़्यादा वो। अब वर्चू का हमने जब देखा था कि वर्चू का सबसे बड़ा वो क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, रिज़ल्ट क्या है वर्चू का, तो रिज़ल्ट वर्चू का है हैप्पीनेस। तो जब हम इंटेलेक्चुअल वर्चू को देखते हैं तो हमें इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, सांसारिक हैप्पीनेस जो है वो नहीं चाहिए। ये जो इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस है ये भी ऐसी होगी जो क्षणिक नहीं होगी, ये ऐसी होगी जो दीर्घकालिक है। इस तरह की हैप्पीनेस जो है वो शरीर का धर्म नहीं हो सकती। ऐसा सुख जो परमानेंट हो या दीर्घकालिक हो वो शरीर का सुख नहीं हो सकता। शरीरी सुख, शारीरिक सुख तो क्षणभंगुर होते हैं। खाने का सुख है, आपने खाना खाया है, 4 घंटे बाद फिर भूख लगे आएगी। तो ऐसा सुख जो केवल 3 या 4 घंटे रहता है वो सच्चा सुख नहीं हो सकता। सच्चा सुख तो वो है जो देर तक रहे। तो वो सुख है हमारा मानसिक सुख, आत्मिक सुख, जिससे आत्मा को आनंद मिलता है, जिससे आत्मा को सुख मिलता है, जिससे माइंड को सुख मिलता है। मेंटल हैप्पीनेस जो मिलती है वो हमारी इंटेलेक्चुअल वर्चू का लक्ष्य है। हमारी इंटेलेक्चुअल वर्चू उसी की तरफ जाती है। ये जो इंटेलेक्चुअल वर्चू वाले आदमी हैं
इसका मतलब ये हो गया कि ये सांसारिक चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते, ये पूर्ण से संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू वाले आदमी हैं वो तो बहुत रेयर हैं दुनिया में। और वो रेयर कौन है? वो फिलोसफर्स हैं। ये इंटेलेक्चुअल वर्च्यू फिलोसफर्स में ही होती है, क्योंकि फिलोसफर हमेशा पूर्णता को खोजता रहता है, घटिया चीज़ों में नहीं आता फिलोसफर। तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू को बिल्कुल अलग कर दिया उसने। वो सुकरात वाली बात जो है, उसने कहा कि सुकरात जो कहते थे कि ज्ञान ही वर्च्यू है, तो कहते हैं ये दूसरी वर्च्यू के साथ नहीं मिलेगा। जो ज्ञान को ही वर्च्यू मानते हैं और ज्ञान को ही, वो फिर पूर्ण को देखेंगे। लेकिन दिक्कत वही आ जाती है इसमें एरिस्टोटल के सामने कि क्या ज्ञानी जो हैं या ज्ञान को देखने वाले आदमी जो हैं वो फिसल करके, गिर करके और नॉन इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ में नहीं आके गिर जाते। इसका अवॉइड कर गया है एरिस्टोटल कि जब हम पहले कह रहे थे कि इंटेलेक्चुअल कैन ऑल्सो बी रोग, तो जिनकी वर्च्यू इंटेलेक्चुअल है क्या वो भी रोग नहीं बन सकते? तो एरिस्टोटल ने एक इंटेलेक्चुअल वर्च्यू तो अलग बना दी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी उसका कोई उत्तर, वो शांत हो गया, इसमें कोई जवाब। अब आती है मॉरल वर्च्यू। मॉरल वर्च्यू वो है आदमी के जीवन में जो उतरती है। ये जो फिलोसफर हैं ये तो बहुत कम है दुनिया में, रेयर हैं जो सर्व सत्य की बात करते हैं, जो सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जो पूर्णता की खोज में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। जनरल पब्लिक जो है, आम आदमी जो है, उनमें क्या होगा कि दो चीज़ें रह गई, साहस रह गया और टेम्परेंस रह गई। साहस का, जैसे कि मैंने बताया था कि साहस जो है कई बार फूल हार्डीनेस हो सकती है, और इस तरह टेम्परेंस के अंदर चूँकि सब चीज़ें मिली हुई हैं, तो टेम्परेंस में वो इमोशंस भी मिले हुए हैं, इंस्टिंक्चुअल चीज़ें भी मिली हुई हैं, पैशंस भी मिले हुए हैं, एपिटाइट्स भी मिली हुई हैं, और दूसरी तरफ साहस भी है उसके अंदर। तो विजडम का कंट्रोल भी है सारा का सारा। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है, इसके अंदर से आप जो इंस्टिंक्ट की चीज़ें हैं, जो आपके पैशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको निकाल नहीं सकते। ये आदमी की नेचर में है। आदमी को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, चाहे कोई कितना ही बहाना बनाया कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे भूख प्यास, लेकिन छुप करके उसे भी भूख प्यास लग रही होगी। वो ये हो सकता है कि भूख लग रही है तो लोग रोटी खाते हैं तो कहेगा मैंने बिल्कुल अन्न छोड़ रखा है, लेकिन वो दूध पी रहा होगा। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि ये जो आपकी नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं, नेचुरल एपिटाइट्स हैं, इन एपिटाइट्स को कैंसिल नहीं कर सकते आप। ये कैंसिल की भी नहीं जा सकते। इनको आप क्या कर सकते हो? इनको आप विजडम से, रीज़न से रेगुलेट करा सकते हो इनको। फिलोसफर्स वो हैं जो आपकी एपिटाइट्स को, आपकी जीवन की भूख को, जो आपके पैशंस हैं, इमोशंस हैं, उनको रेगुलेट करेंगे, उनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे आदमी जो कहते हैं हम ब्रह्मचारी बन गए, वो कहते हैं सब्लिमेट कर सकते हैं आप उसको, सेक्स को नेगेट नहीं कर सकते आप। अगर आप आदमी हैं तो इसलिए वो कहता है कि आदमी का अंदर जो है उसका स्वभाव, उसमें वो वृत्तियाँ होती हैं सारी जो पशुओं में होती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चय। हमारे यहाँ भी माना है कि चार चीज़ें पशुओं जैसी होती हैं, मनुष्य। लेकिन पशुओं में और हमारे अंदर सिर्फ एक ही अंतर है कि पशुओं के पास वो विजडम नहीं होती, रीज़न नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। कहाँ क्या खाना है, कहाँ खाना है,
कहाँ सींग मारने हैं, कहीं नहीं मारने हैं, कहाँ सेक्स एंजॉय करती है, कहाँ नहीं करनी है। ये पशुओं के अंदर इसको रेगुलेट करने वाली कोई बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वो पशु हैं। और मनुष्य के अंदर ये है कि ये वृत्तियाँ तो सारी हैं पशु वाली। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा, भारत में भी ये ऋषियों ने कहा है कि 4 चीज़ें पशुओं के समान होती हैं हमारी: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चारों चीज़ें हमारी पशुओं से बिल्कुल पशुओं के समान है। लेकिन ये एक चीज़ हमारे अंदर जो हमें सुपीरियर बनाती है वो है रीज़न। इसलिए प्लेटो ने आदमी को कहा है कि मैन इज़ ए रैशनल एनिमल। आदमी रैशनल एनिमल है, सारी एनिमलिटी इसके अंदर मौजूद है, एनिमल जैसी वृत्तियाँ सारी मौजूद हैं, लेकिन रीज़न के द्वारा उनको कंट्रोल कर लेता है। तो ये मॉरल वर्च्यू बन जाती हैं। जो कंट्रोल नहीं कर पाते वो पशु रह जाते हैं, इमोरल रह जाते हैं। और जो इनको कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, जो पशु पाश्विक वृत्तियाँ हैं, वो मॉरल बीइंग बन जाते हैं। तो मॉरल बीइंग वो हैं जिसमें किसी चीज़ को नेगेट नहीं किया जाता, कैंसिल नहीं किया जा सकता। आडंबरवाद नहीं है कि हमने ऊपर से दिखा दिया कि मैंने तो जी इस फलां चीज़ को नेगेट कर दिया। बिल्कुल वो अंदर छुपी रहती है, अंदर उसको फिर रीज़न बताता है कि यहाँ इस चीज़ को ऑपरेट करना है या नहीं करना, इस चीज़ को ऐसे ऑपरेट करना है, ऐसे नहीं करना। सेक्स को तुमने सेटिस्फाई करना है तो विवाह कर लो, मैरिज कर लो। ये सन्यासी का लवादा उतार दो। सन्यासी के लवादे को उतारने में सेक्स करोगे, जेल में डाल दिए जाओगे। तो रीजन गाइड करेगा, और गाइड करेगा तो रीजन फिर उसको जब गाइड करेगा तो मॉरलिटी बन जाएगी। तो मॉरल वर्च्यू वो हैं जिनमें इनको गाइड किया जा सकता है। अब जो गाइड किया जाता है उसमें एक चीज़ की जाती है, एक्सट्रीम्स को अवॉइड किया जाता है। और एक्सट्रीम्स आर वाइस, इविल, अशुभ हैं जितने भी वाइस। एक्सट्रीम करेज भी, आदमी ने कहा जी, जैसे उसने पहले एग्जाम्पल दिया था जब प्लेटो को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उसने जाकर ज़बरदस्ती शेर के मुंह में हाथ घुसा दिया करेज सिद्ध करने के लिए। ये करेज नहीं है, ये फूल हार्डीनेस है। इसको कहेंगे मूर्खता का बड़ा लक्षण। तो फिर रेगुलेशन का क्या मतलब है? रेगुलेशन का मतलब है मिडिल पाथ निकालना। एक मुसीबत का समय आता है, बड़ा हार्ड कंडीशंस हैं लाइफ की, और उन हार्ड कंडीशंस में भी आदमी हौसला नहीं हार रहा, सुइसाइड नहीं कर रहा, उनसे संघर्ष कर रहा है, उनसे लड़ रहा है, भाग नहीं रहा। तो कायर भी नहीं है, वो भागा नहीं। कायर जब कर लेता वो सुइसाइड वगैरह तो कायर कहलाता। तो ये वर्च्यू नहीं है, एक्सट्रीम है। और अगर वो क्या करता कि जो हार्डशिप है, जिन्होंने ये हार्डशिप क्रिएट किया, उनको कत्ल कर दो, मार दो, क्रिमिनल बन जाता वो। तो ये भी फूल हार्डीनेस है कि मैं उनको सबको मार दूंगा जिन्होंने मेरे लिए हार्डनेस करें। तो इनका मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा। कायरता से बचो और फूल हार्डीनेस में बच जाओ। ये कौन देखेगा? विजडम देखेगी। विजडम कहेगी इस कमी निकालो। इसी तरह से और भी चीज़ें बहुत सारी होंगी लाइफ की जिनमें एक्सट्रीम को अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल प्लेटो ने बहुत सारी एग्जांपलें दी हैं कि एक्सट्रीम को बिल्कुल अवॉइड करो हर चीज़ में। एक्सट्रीम हमेशा वाइस होती है। हमारे यहाँ संस्कृत में भी ये कहा गया है, वो कहा गया कि एक्सट्रीम जो हैं वो सदा वर्जित होती हैं। अति सर्वत्र वर्जिते, अति को हमेशा त्याग देना चाहिए, किसी भी चीज़ में अति नहीं होनी चाहिए। और एरिस्टोटल भी यही बात कह रहा है कि एक्सट्रीम्स जो हैं वो आपको वाइस की तरफ ले जाती हैं, अशुभ की तरफ ले जाती हैं, ईविल की तरफ ले जाती हैं। जब इनको मध्य में लाते हैं तो मॉरल वर्च्यू बन जाती हैं। कंट्रोल्ड बाय विजडम, सारे हमारे जो हमारी इंस्टिंक्ट हैं, मोटिव हैं, फीलिंग्स हैं,
एपिटाइट्स हैं सारी, जब वो रेगुलेट होकर मध्य मार्ग में आ जाती हैं तो वो मॉरल वर्च्यू बन जाती हैं। तो मॉरल वर्च्यू रेगुलेटेड है, मध्य मार्ग है। इस मध्य मार्ग को फॉलो करना यही आदमी को दोनों को जोड़ देता है। मैन इज़ ए रैशनल एनिमल, मैन इज़ ए रैशनल, ये एरिस्टोटल ने बहुत जगह प्रयोग किया है कि मैन एनिमल किंगडम में भी पार्टिसिपेट करता है और ह्यूमन में भी करता है, क्योंकि वो रैशनल आदमी है।